नमस्कार स्टूडेंट, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज पानविला में आपका स्वागत है। हम बीएड द्वितीय वर्ष की ऑनलाइन क्लास के अंदर बीएड का फोर्थ पेपर है समर विश्वविद्यालय का निर्माण, इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो मेन फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है समग्र शिक्षा, इसके अंदर हम इनके लास्ट वीडियो के अंदर समग्र शिक्षा का की अवधारणा, अर्थ, उसके उद्देश्य, उसकी विशेषताएं, उसके सिद्धांतों के बारे में अध्ययन कर लिया था। तो इसमें आगे का जो टॉपिक है समग्र शिक्षा के प्रतिमान के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। तो हमने देखा था कि समग्र शिक्षा के जो प्रतिमान है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के प्रतिमान हमने देखे थे और जिसका हम बारी से अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो प्रतिमान था वो याद होगा, सबसे पहले परोपकारी प्रतिमान था। उसके बाद हमने अध्ययन किया था जैव केंद्रित प्रतिमान का, बायोसेंट्रिक या बायोसेंट्रिक का, और 3 नंबर जो अपने अध्ययन किया था उसके अंदर था क्रियाशीलता का प्रतिमान, जो हमने लास्ट वीडियो में किया था। क्रियाशीलता के प्रतिमान में हमने देखा था कि बच्चे को क्रियाशील बनाने का प्रयास किया जाता है, बच्चा अपने अधिकारों के प्रति स्वयं जागरूक होता है। तो इसी के साथ ही हम जो चौथा प्रतिमान है वो है अक्षमता का मानवाधिकार प्रतिमान। आज हम इस मानवाधिकार प्रतिमान के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मानवाधिकार से मतलब क्या है? मानवाधिकार का अर्थ है कि मानव को मानव होने के नाते जो अधिकार दिए जाते हैं, समानता का अधिकार, उसको जाति लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए, किसी देश की राष्ट्रीयता उसको मिले, और उसको जो भी मानव होने के नाते, मानवता के नाते जो अधिकार दिए जा सके, वो समान रूप से अपना जीवन व्यतीत कर सके और अपना जीवन निर्वाह कर सके। इस प्रकार के जो अधिकार है वो मानवाधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो मानवाधिकारों के बारे में जो घोषणा हुई थी राष्ट्रीय स्तर पर, यूएनओ की मानसरोवर द्वारा घोषणा की गई थी 10 दिसंबर 1948 को पेरिस के अंदर। उसी घोषणा के अंतर्गत क्या है, 10 दिसंबर को हम क्या है मानवाधिकार दिवस भी मनाते हैं। तो उसी घोषणाओं के आधार पर हमारे देश के अंदर भी राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, पहले तो अधिनियम बना 1993 का, उसी अधिनियम के अंतर्गत क्या है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई 12 अक्टूबर 1993 को। इस प्रकार से जिसका मुख्यालय दिल्ली में है, तो राष्ट्रीय स्तर पर भी मानवाधिकार की आयोग की स्थापना की गई। तो ये मानवाधिकार मानव को अपने मानवता के अधिकारों की घोषणा करता है, उसको बताता है कि आपके अधिकार क्या क्या है। यदि उन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी करता है जो इस अधिकारों का उल्लंघन करता है। इसलिए ये मानवाधिकार मानव के अधिकारों के संरक्षण और उसके न्याय के रूप में कार्य करते हैं, या उसको न्याय दिलाने के रूप में कार्य करते हैं। तो मानवाधिकार किसी जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, धर्म के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता, सभी को समान रूप से अधिकार दिए जाते हैं। इस प्रकार के जो अधिकार हैं वो मानवाधिकार कहलाते हैं। इसी के आधार पर नेल्सन मंडेला ने कहा था कि लोगों को उनके मानवाधिकारों से वंचित करना उनकी मानवता को चुनौती देना है, यानी कि मानवता को चुनौती। यदि हम किसी के मानवाधिकारों की हनन करेंगे, इसका मतलब हम किसी की एक मानवता को चुनौती दे रहे हैं। इस प्रकार से यह जो मानवाधिकार है अक्षमता का अक्षमता का मानवाधिकार। तो अक्षमता का मानवाधिकार प्रतिनिधि। तो हम मानवाधिकार प्रतिमान के अंतर्गत इसके देखते हैं कि बालक को यह माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है और उसकी विशेषताओं को पूरा करना, उसके विकास में सहयोग करना, उसकी जो भी जरूरत है उसको पूरा करना, उसके विकास में सहायता करना उसका अधिकार है, उसको अपना विकास करने का अधिकार है। उस अधिकार के तहत जो भी आवश्यकता है उसको हमें पूरा करना है।
तो अक्षम बालिकाओं के अधिकारों का प्रावधान होता है। अक्षम बालक डिसेबिलिटी बालक है जो, उनके अधिकारों के संरक्षण का प्रावधान मानवाधिकार के अंदर होता है कि उनको आरक्षण दिया जाता है, उनके लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। तो एक प्रकार से मानवाधिकार ये प्रयास करता है कि प्रत्येक बालक को उसकी योग्यता के अनुसार, उसकी अक्षमता के अनुसार क्या है उसको अधिकार मिले और वो अपना विकास कर सके। तो प्रत्येक बालक को विशेष बालक माना जाता है, उसकी विशेषताओं के आधार पर उनको अधिकार दिए जाते हैं। तो इसमें कई प्रकार की अक्षमताएं आती हैं, वो शारीरिक रूप से भी है, वो मानसिक रूप से भी है। हो सकता है कि बालक शारीरिक और मानसिक रूप से तो स्वस्थ हो, लेकिन वो अपराधी बालक हो, अपराधी के रूप में हो, नैतिकता ना हो, तो उसको इस प्रकार से भी शिक्षा के रूप में जोड़ा जाए, उसके अंदर नैतिकता का विकास हो, वो अपराधी प्रवृत्तियों से दूर हो। तो किसी भी प्रकार की अक्षमता है वो इसके अंतर्गत आती है और इसके अंदर उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो मानवाधिकार जो लास्ट के जो 3 प्रतिमान देखे हैं उनकी सभी प्रतियों को लगभग पूरा करता है। इसमें मानवाधिकार प्रतिमान के तहत हमें बालक के संरक्षण के लिए प्रयास किया जाता है। इस प्रकार से हम इसके गुण देखेंगे कि मानवाधिकार के अंदर किस प्रकार के गुण हैं। तो इसमें हम सबसे पहले है नंबर 1 है व्यापक क्षेत्र। मानवाधिकार प्रतिमान बालक के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करता है। उसकी विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कार्य करता है। उसकी जो विशेष आवश्यकताएं विशेष समय बदलती है उसकी भी ध्यान रखता है। तो आपने पहले पढ़ा था कि जो क्रियाशील प्रतिमान का दोष था कि इसके अंदर अधिकारों के सृजन की कोई व्यवस्था नहीं है। अधिकारों की विशेष आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, और यदि आवश्यकताएं बदलती रहती हैं तो अधिकार भी बदलने चाहिए। तो इन जो ये दोष था जो वो इसके अंदर दूर किया गया है। विशेष समय के अंदर यदि कोई विशेष अधिकारों की आवश्यकता पड़ती है तो वो इस मानवाधिकारों के अंदर जोड़ दिया जाता है। तो जो पिछले क्रियाशीलता का दोष था उसको भी इस प्रतिमान के अंदर दूर करने का प्रयास किया गया है। तो इसके अंदर सामान्य बालक बालिकाओं की भांति जो अक्षम बालक है वो शिक्षा ग्रहण कर सके, वो अपना सर्वांगीण विकास कर सके और इसके अंदर सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक सभी प्रकार का विकास है वो हो सके। इस प्रकार की व्यवस्था इसके अंदर की गई है कि मानव को कहाँ तक वो मानव होने के नाते विकास कर सकता है, इस प्रकार का जो सभी प्रकार की सुविधाएं इसके अंदर दी जाए। नंबर 2 है व्यापक उद्देश्य। इसका जो एम है वो ब्रॉड है, उद्देश्य ब्रॉड है कि इसके अंदर सभी प्रकार की शैक्षिक विकास, सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास और आर्थिक विकास। आर्थिक विकास तात्पर्य है उसको इस प्रकार का प्रशिक्षण देना, व्यावसायिक प्रशिक्षण देना कि वो अपने जीवन का निर्वाह कर सके। उसको सामाजिक रूप से वो समाज में आत्मविश्वास से रह सके, समाज स्थिति में रह सके, इस प्रकार की व्यवस्था करना और शैक्षिक विकास करना, शिक्षा का विकास करना, यहाँ तक संभव हो उसको अनिवार्य रूप से शिक्षा देना। जैसे कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा एक प्रकार से अधिकार के रूप में बालों को दे दिया गया है कि बालों को शिक्षा प्राप्त करना उसका अधिकार है। तो एक माता पिता की बालक की ड्यूटी बन जाती है कि वो अपने बालक को शिक्षा ग्रहण करवाए। इस प्रकार से सभी उद्देश्यों की पूर्ति संबंधित अधिकार के द्वारा होती है। उसके लिए समय समय पर नीतियों का क्रियान्वयन किया जाता है। आगे है सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास मानवाधिकार का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है, क्योंकि बालक के अंदर शिक्षा का, खेलकूद का, सहगामी कठिन विधियों का आदि का अध्ययन किया जाना आवश्यक है। और इसके साथ ही जब बालक के अंदर सर्वांगीण विकास होगा, शैक्षिक विकास होगा, राजनीतिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, खेलकूद के माध्यम से शारीरिक विकास होगा, तो बालक मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा और उसके अंदर इस विकास के तहत वो अपने जीवन का विकास भी
सही ढंग से कर पाएगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सार्वभौमिक विकास। सार्वभौमिक विकास सार्वभौमिक विकास से तात्पर्य है कि उसको अपनी विकास के लिए सभी किसी भी जगह वो रह रहा हो, चाहे किसी भी देश में रह रहा हो, उस मानव को मानव होने के नाते अपना विकास करने की व्यवस्था है और सभी देश इन मानवाधिकारों की पालना करते हैं और अपने देश के अंदर इन मानवाधिकारों को लागू करते हैं। तो संपूर्ण जो राष्ट्र की संस्थाएं हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, वो पूरे देश पर, पूरे राष्ट्र पर कंट्रोल करती हैं। तो वो जो इस प्रकार से कोई भी राष्ट्र इन मानवाधिकार का उल्लंघन करता है तो संस्थाएं इस प्रकार विरुद्ध कार्रवाई करती हैं। वो इस प्रकार से सभी देश के जो नागरिक हैं मानवाधिकारों की पालना करते हैं। तो इससे क्या है, उस बालक का वो राष्ट्र किसी भी देश का जो नागरिक हो उसको सार्वभौमिक विकास की व्यवस्था इसके अंदर की जाती है। तो इसके अंदर अक्षम, अपवंचित और पिछड़े बालक हैं, उनको अपने विकास के लिए क्या है सहयोग दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिया जाता है और राष्ट्रीय स्तर पर भी दिया जाता है। इसलिए यूनिवर्सल विकास होता है और सार्वभौमिक विकास होता है इसके अंदर। नंबर 5 है सार्वभौमिक सामाजिक पुनर्वास की व्यवस्था। सामाजिक पुनर्वास की व्यवस्था सामाजिक पुनर्वास की व्यवस्था। सामाजिक पुनर्वास से मतलब है, यह अर्थ है कि बालक समाज में आत्मसमान रूप से रह सके, अपना जीवन निर्वाह कर सके, अपने विचारों को व्यक्त कर सके, अपने भावों को व्यक्त कर सके और अपने कार्यों को अपने समाज के अंदर अच्छी तरीके से कर सके। उसको अपना जीवन अन्य जो सामान्य बालक है उसके तरह ही अपने समाज के अंदर वो रह सके, जिससे कि उसको कुंठा ना हो, उसको पृथकता की भावना ना आए। तो सामाजिक पुनर्वास की व्यवस्था इसके अंदर की गई है, क्योंकि जैसे कि बालक का शैक्षिक विकास होगा, उसके अंदर आत्मविश्वास आएगा, उसको कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, वो अपने जीवन निर्वाह के लिए तैयार हो जाएगा, तो समाज के अंदर भी अच्छी तरह से रह पाएगा। समाज के अंदर भी वो एक प्रकार से पुनर्वास के रूप में रह पाएगा, वो आत्मविश्वास से रह पाएगा। तो इसके अंदर सामाजिक पुनर्वास की व्यवस्था की गई है, क्योंकि उसको मानवाधिकारों के रूप में जो अधिकार दिए जाते हैं उसके अंदर वो समाज के अंदर अपनी स्थिति को व्यवस्थित करने का, रक्षण करने का प्रयास करता है, जिसके कारण वो समाज में अच्छी तरह से रह पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक पुनर्वास की व्यवस्था। आर्थिक पुनर्वास की व्यवस्था। आर्थिक पुनर्वास का अर्थ है कि उसको आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास किया जाता है, उसको व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है और उसके अंदर किसी न किसी व्यवसाय के रूप में उसको ट्रेनिंग दे करके उसको जीवन निर्वाह के लिए तैयार किया जाता है कि वो अपना जीवन आत्मविश्वास रूप से जी सके और जीवन निर्वाह कर सके। इस प्रकार से उनको नौकरियों के अंदर आरक्षण दिया जाता है, उस प्रकार की योजनाएं लागू की जाती हैं ताकि वो अपना आर्थिक जीवन के रूप में समाज के अंदर आर्थिक रूप से पुनर्वास कर सके। कोई विकलांग व्यक्ति है उसको आरक्षण दे करके उसके लिए सीटें रिजर्व करना नौकरियों के अंदर, इस प्रकार की व्यवस्था आर्थिक पुनर्वास के अंदर की जाती है। आगे है शैक्षिक विकास। शैक्षिक विकास की
शैक्षिक पुनर्वास की व्यवस्था। शैक्षिक पुनर्वास से अर्थ है कि बालक बालिकाओं को क्या है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दे करके उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। कोई बालक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहा है उनके लिए प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, ताकि प्रौढ़ शिक्षा के रूप में वो शिक्षित होकर के अपनी शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ सके और अपना विकास कर सके। इस प्रकार से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, जैसे हमारे भारत के अंदर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 बनाया गया है। 2005 जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या है वो 2005 है वो बनाया गया, वो इस प्रकार की सर्व शिक्षा शैक्षिक पुनर्वास की व्यवस्था करता है। इसी प्रकार से मानवाधिकारों के अंदर भी सभी मानवों को समान मानते हुए जो पिछड़े बालकों को आरक्षण देते हुए क्या है शैक्षिक पुनर्वास की व्यवस्था की गई है कि बालक को सामान्य बालकों के समान ही शिक्षा मिलनी चाहिए। इस प्रकार से प्रावधान किए गए हैं और उनके लिए जो पिछड़े बालक हैं उनके लिए भी जहाँ तक संभव हो सके उनको अधिकारों के माध्यम से आरक्षण के माध्यम से क्या है शैक्षिक पुनर्वास दिया जाए। इसी प्रकार से जो विशेष आवश्यकता वाले बालक है सामान्य से ऊपर है उनको भी अपने विकास का मौका दिया जाए। यदि सामान्य से ऊपर है तो उनके लिए भी इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि वो अपना विकास किस लेवल तक कर सकते हैं, उस प्रकार की सुविधाएं भी देना, जैसे नवोदय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय है। इस प्रकार की जो शिक्षा है जो कि शैक्षिक पुनर्वास के अंदर यानी कि उसको अपग्रेड करने के लिए अपने विकास करने के लिए क्या है की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है सार्वभौमिक समानता की व्यवस्था। सार्वभौमिक समानता की व्यवस्था। सार्वभौमिक समानता की व्यवस्था है, इसके अंतर्गत सभी जगह समानता स्थापित की जाती है और इसके अंदर किसी भी जाति देश क्षेत्र का कोई किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाता। सार्वभौमिक समानता के अनुसार ही शिक्षा दी जाती है और उसके अंदर विकसित और विकासशील देश है वो समान रूप से मानवाधिकारों की प्राप्ति के लिए योगदान देते हैं और मानवों को मानवाधिकारों की प्राप्ति करवाते हैं। तो चाहे वो विकासशील देश हो चाहे विकसित देश हो तो समानता के आधार पर कार्य करते हैं और सभी जगह समान रूप से एक बालक को या एक व्यक्ति को समान मानते हुए इन मानवाधिकारों की व्यवस्था की जाती है और उनको विकास करने का मौका दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सार्वभौमिक स्वतंत्रता। सार्वभौमिक स्वतंत्रता सार्वभौमिक स्वतंत्रता। तो सार्वभौमिक स्वतंत्रता से तात्पर्य है मानवाधिकारों की जो प्रक्रिया है इसके माध्यम से नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है। यदि किसी देश का नागरिक है तो अन्य देश में जाकर के अपनी उसकी नागरिकता स्वीकार कर लेता है, उसी जगह भी वो स्वतंत्र रूप से उसको शिक्षा ग्रहण करवाने का उसको समाज में रहने का व्यवस्था की जाती है। तो इस प्रकार से सभी देश स्वतंत्र रूप से यदि वो उस देश का नागरिक बन जाता है उसको उस देश के नागरिक अधिकार मिल जाते हैं और इसके अंदर वो क्या है स्वतंत्र रूप से शिक्षा ग्रहण करने का, वहाँ पर सभी प्रकार की योजनाओं का लाभ लेने का के लिए स्वतंत्र होता है। इस प्रकार से ये मानवाधिकार को सार्वभौमिक स्वतंत्रता के आधार पर कार्य करता है। तो इसके अंदर कोई भी बालक चाहे पिछड़ा विकलांग बालक है किसी भी देश की इज्जत को नागरिकता ग्रहण कर लेता है, उस देश के जो अधिकार है उसको प्राप्त हो जाते हैं, उसकी जो भी उसकी सरकारी योजना है उसका लाभ ले सकता है।
नेक्स्ट पॉइंट है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना। सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की भावना। तो इससे सर्वजन की सभी जनों की का हित और सभी जनों की सुख की भावना के आधार पर प्रतिमान है वो कार्य करता है। इसके अंदर सभी के अधिकारों की रक्षा की जाती है, सभी के लिए हितों की भावना रखी जाती है। इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को सक्षम बनाने का प्रयास किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को हित की और उसके सुख की भावना के तहत सभी को सक्षम बनाया जाए ताकि वो अपना विकास कर सके। इसके अंदर सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय की भावना के तहत सभी का हित और सभी को सुख प्राप्त हो, इसके आधार पर कार्य किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है समसामयिक प्रतिमान। समसामयिक प्रतिमान समसामयिक प्रतिमान से क्या तात्पर्य है? इसके अंदर वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखकर कार्य किया जाता है कि वर्तमान स्थिति के किस प्रकार की आवश्यकता है। यदि पुराने योजना के अंदर पुराने अधिकारों के अंदर कुछ चेंजेस या परिवर्तन की आवश्यकता है तो उसके अंदर वो परिवर्तन कर दिए जाते हैं, नए अधिकारों का सृजन कर दिया जाता है। क्योंकि पिछले जो हमने क्रियाशील प्रतिमान के अंदर देखा था कि उसके अंदर नए अधिकारों के सृजन की कोई व्यवस्था नहीं थी। जो अधिकार बने उसको प्रोवाइड करवा दिया जाता था, दे दिए जाते थे, उसके अकॉर्डिंग पालन कार्य करता था। नए अधिकारों के सृजन या दोष उसके अंदर हमने देखा था। इसके अंदर भी हमने ये दोष को दूर किया है कि वो समसामयिक प्रतिमान के आधार पर कार्य करता है। इसके अधिकार है वो समय की और आवश्यकता के अनुसार बदलते रहते हैं। तो ये क्या है, समय समय पर आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन और सुधार इसके अंदर किए जाते हैं। तो ये जो प्रतिमान है आवश्यकता के अनुरूप कार्य करता है। इस प्रकार से ये मानवाधिकार को एक आधुनिक अधिकार माना जाता है। आधुनिकता पिछला अधिकार था वो भी आधुनिक अधिकार के रूप में था, और ये अधिकार जो प्रतिमान है वो भी आधुनिकता के आधार पर माना जाता है। तो इसको एक समसामयिक और आधुनिक माना जाता है कि इसके अंदर वर्तमान कंडीशन के अनुसार कार्य किया जाता है, वर्तमान की आवश्यकता के अनुसार कार्य किया जाता है और उसके अनुसार परिवर्तन किए जाते हैं। तो यह एक आधुनिक प्रतिमान के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है निरंतर चलने वाली निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया से तात्पर्य है कि इस प्रकार की प्रक्रिया है जो कि मानव के कल्याण के लिए और मानव की समस्या के समाधान के लिए निरंतर चलती रहती है। उसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी प्रकार का जो चेंज किया जाता है वो चेंजेस यदि हमें परिवर्तन यदि हमें किसी भी देश को अच्छा लगता है वो अपने अधिकार अपने मानवाधिकारों में वो कर लेता है। तो वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के तहत किया जाता है। इसमें अक्षम वंचित और पिछड़े वर्गों के लिए जिसी प्रकार की जैसे जैसे इसका परिवर्तन होता है वैसे वैसे प्रकार के परिवर्तन है। तो इस प्रकार से एक प्रकार से रुकता नहीं है, एक प्रकार से ये नहीं कि नियम बना दिए और प्रतिमा बना दी उसके अकॉर्डिंग कार्य करेगा। इसके अंदर बालक की क्षमता उसकी विशेष आवश्यकता के अंदर जो परिवर्तन होता है उसके तहत उस परिवर्तन के तहत
उसको परिवर्तन किया जाता है। परिवर्तन के तहत जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। तो मानवाधिकार का जो प्रतिबंध है इसके तहत ये व्यवस्था निरंतर चलती रहती है। जैसे जैसे कोई परिवर्तन होता है वैसे वैसे इसके अंदर कर दिया जाता है, जैसे जैसे कोई विशेष आवश्यकता होती है वैसे वैसे हम इसके अंदर चेंजेस करते रहते हैं। इस प्रकार से हमने इन प्रतिमानों के तहत देखा, इसके गुणों के तहत देखा कि हमने इस प्रकार से शैक्षिक पुनर्वास की व्यवस्था है, सामाजिक पुनर्वास की व्यवस्था है और आर्थिक पुनर्वास की व्यवस्था इसके अंदर की जाती है। और मानव को एक सक्षम व्यक्ति बनाने का, उसको बालक को एक सक्षम बालक बनाने का प्रयास किया जाता है, उसको अधिकार दिए जाते हैं, उनको योजनाओं का लाभ दिया जाता है और उनके लिए शेष प्रावधान किए जाते हैं, आरक्षण दिए जाते हैं, नौकरियों में आरक्षण दिए जाते हैं, राजनीतिक आधार पर भी आरक्षण दिया जाता है। इस सामाजिक आधार पर भी इसके अंदर कुछ ऐसे प्रावधान किए जाते हैं जिसके अंदर वो सम्मानजनक रूप से वो रह सके, समाज के अंदर रह सके। इस प्रकार की व्यवस्था इसके अंदर की गई है। इसके अंदर इस मानवाधिकार प्रतिबंध के अंदर हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि अक्षम और अपवांछित जो पिछड़े बालक है उनको सक्षम, जागरूक और कौशल संपन्न बनाने के लिए प्रयास किया जाता है और उसको इस प्रकार के जो अक्षम बालक बालिका है उनको विकास की सर्वांगीण विकास को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाता है। तो इसका सर्वांगीण विकास करने का प्रयास किया जाता है, चाहे वो विकास शैक्षिक हो, सामाजिक हो और राजनीतिक हो, नैतिक हो। इस प्रकार से सभी प्रकार का जो विकास है उसकी मुख्य धारा में लाने का प्रयास इस मानवाधिकार प्रतिबंध के तहत किया जाता है। तो जैसे ही इस प्रकार का विकास होगा तो समाज शिक्षा के अंदर आएगा। अक्षम व्यक्ति जब इस प्रकार से विकास करेगा तो वो ये प्रतिमान है उस मानवाधिकारों की रक्षा करता है, उसके विकास में सहयोग करता है। तो इसके साथ साथ गुणों के आधार पर हमने देखा कि ये प्रतिमान आधुनिक रूप से है, लेकिन फिर इसके अंदर कुछ कमियां हैं जो कि इनकी संस्थाओं के द्वारा, प्रयोग के द्वारा ज्ञान में देने की कारण आती है। तो सबसे पहले जो इसकी आलोचना की गई है, आलोचना के रूप में हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या बातें हैं। तो इसके अंदर आलोचना के रूप में आलोचना में हम देख सकते हैं कि ये प्रतिमान सिद्धांत और व्यवहार का समन्वय का अभाव पाया जाता है। सिद्धांत और व्यवहार ये आपने मानवाधिकार के अंदर अधिकार दे दिए, लेकिन उसको व्यवहारिक रूप से लागू नहीं कर पाती संस्थाएं। व्यवहारिक रूप से वो जो मुख्य पटल है उस पर वो नहीं उतर पाती, जैसे वो अधिकार नियम बन करके रह जाते हैं, उनकी समाज के अंदर वास्तविक रूप से पालना नहीं हो पाती। तो सिद्धांत और व्यवहार के समन्वय में अंतर है। इसके अंदर सबसे पहला है सिद्धांत और व्यवहार में समन्वय का। तो हमने देखा है कि जो सिद्धांत बना दिए मानवाधिकार के तहत, जो नियम बना दिए, विकलांगता को प्रत्येक बालक समानता का अधिकार है, प्रत्येक बालक को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है, प्रत्येक बालक सामान्य बालक के समान जीवन जी सकता है, उसको समाज में रहने का अधिकार है, उसके साथ किसी भी जाति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी भी राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रता के आधार पर भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो एक प्रतिमान मानवाधिकार प्रतिबंध के तहत सिद्धांतों के रूप में लागू करती, लेकिन वास्तव में जो व्यवहार में उसको देखते हैं तो पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाती। तो इसकी आलोचना इसी तरह की गई है कि वो सिद्धांत और व्यवहार के अंदर समन्वय का अभाव पाया जाता है। दूसरा विषय में आलोचना के रूप में देखें कि जो आयोग बनते हैं वो निष्क्रिय होते हैं। आयोग निष्क्रिय, इसके लिए मानवाधिकार आयोग बनाए जाते हैं, जो घोषणा की जाती है, जैसे वो आयोग एक नियम बना करके छोड़ देते हैं, वो इस तरफ अधिक ध्यान नहीं देते, वो
निष्कर्ष के रूप में, निष्क्रिय रूप में सुस्त अवस्था में पड़े रहते हैं और बने एक प्रकार से बने रहते हैं, लेकिन वो अपना जो मेन उद्देश्य है वो क्रियान्वित नहीं कर पाते, अपनी नीतियों को क्रियान्वित नहीं कर पाते। इस प्रकार से ये अयोग है वो निष्क्रिय होते हैं। तो इसी आधार से अयोग निष्क्रिय है तो हम कह सकते हैं कि ये अयोग है वो नाम मात्र के अयोग हैं, क्योंकि ये एक्टिव नहीं है और यदि कोई उल्लंघन होता है तो उसके बारे में ज़्यादा उसको उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध है कार्रवाई नहीं की जाती। तो ये नाम मात्र की संस्थाएं हैं, नाम मात्र के अयोग है। तो नाम मात्र का मतलब है नाम के आधार पर है, वास्तविक रूप से ये अयोग है कार्य नहीं कर पाते। तो नाम मात्र के अयोग इसके आधार पर हम इसकी आलोचना कर सकते हैं। आगे है उल्लंघनकर्ता पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं। उल्लंघनकर्ता पर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं होती। तो कोई ठोस कार्रवाई नहीं। तो इन मानवाधिकारों की कोई राष्ट्र या कोई व्यक्ति कोई संस्था इसका उल्लंघन करती है तो ये मानवाधिकार आयोग है, संस्थाएं बनी हुई है, ये कोई इसको उल्लंघनकर्ता के रूप में ठोस कार्रवाई नहीं कर पाती और उसके लिए इसकी ठोस कार्रवाई न करने के कारण वो मानवाधिकार का जो लाभ व्यक्ति को मिलना चाहिए, सामाजिक रूप से वंचित बालक है और मानसिक रूप से जो विकलांग बालक है उनको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो ये जो उल्लंघन करता है तो किसी प्रकार की ठोस कार्रवाई इसके अंदर नहीं की जाती, क्योंकि अयोग नाममात्र के होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, इनके सिद्धांतों और व्यवहार के अंदर समन्वय नहीं पाया जाता है। अधिकारों के क्रियान्वयन का अभाव। अधिकारों के क्रियान्वयन का तो मानवाधिकारों की संस्थाएं अधिकार का निर्माण कर लेती है, लेकिन उसको वास्तविक रूप से समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर, देश के अंदर वो लागू नहीं कर पाती। इस प्रकार से इन अधिकारों का क्रियान्वयन नहीं हो पाता। वो क्रियान्वयन न होने के कारण इसका लाभ जो लाभ प्राप्त करना चाहता है उसको नहीं मिल पाता। इसके अंदर अक्षम बालक है, अपवंचित बालक है, वो कहीं न कहीं इन अधिकारों से वंचित रह जाता है और समाज के लोग उन अधिकारों की पालना उसको नहीं करने देते या उन अधिकारों का लाभ उनको नहीं लेने देते। इस प्रकार से हमने देखा कि मानवाधिकार प्रतिमान के अंदर गुण हैं, कुछ दोष हैं। दोषों के में अंदर आयोग की निष्क्रियता है, नाममात्र की संस्थाएं होती हैं, वो क्रियान्वित नहीं कर पाती और कार्रवाई होती है उसका उल्लंघन नहीं कर पाती। तो कहने का अर्थ है यदि ये आयोग एक्टिव हो जाए, निष्क्रिय न रहे तो अपने दायित्वों को समझें, उसका क्रियान्वयन करें तो ये प्रतिमान बहुत ही अधिक लाभान्वित हो सकता है। इन्हीं दोष के साथ ही यदि हम देखें तो ये एक आधुनिक प्रतिमान के रूप में कार्य कर सकता है, अक्षम व्यक्तियों को आगे और सामूहिक विकास के लिए कार्य करता है। तो इसके लिए दोष होते हुए, संस्थागत दोष होते हुए यदि हम देखा जाए तो इसके अंदर बहुत ही अधिक अन्य प्रतिमानों के तहत अधिक कारगर सिद्ध होता है और अधिक व्यक्ति के सामूहिक विकास में सहयोग करता है। इस प्रकार से पिछड़े बालकों के लिए अधिकारों के मार्ग का त्याग करता है, उसको जागरूक करता है और उसको अधिकार प्राप्त करने के लिए त्याग करता है। तो ये मानवाधिकार एक आधुनिक मानवाधिकार या प्रतिमान के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसी के आधार पर हम ये प्रतिमान पूरा होता है। तो हमने 4 प्रकार के प्रतिमान देख लिए। परोपकारी प्रतिमान है, जैव केंद्र प्रतिमान है और जैव केंद्र प्रतिमान के आगे अपने क्रियाशील प्रतिमान को देखा और लास्ट पे हमने मानवाधिकार प्रतिमान देखा। तो ये चारों जो मानव प्रतिमान है इसके तहत अक्षमता को दूर करने का प्रयास किया जाता है। उसको बालकों शैक्षिक, स्वांगिक विकास, सामाजिक विकास के लिए अग्रसर किया जाता है।
जिससे कि वो शिक्षा प्राप्त करेगा, सामान्य मानव के साथ रहेगा, समाज में रहेगा, तो उसका विकास होगा। तो जो अक्षमता को दूर करने का प्रयास किया जाता है और अक्षमता को जैसे दूर किया जाता है तो समावेशी शिक्षा के रूप में कार्य करता है, क्योंकि अक्षमता को जो डिसेबिलिटी है उसको दूर करने के साथ ही वो सामान्य भाव के साथ अध्ययन करेगा, तो वह समावेशी कार्य प्रतिमान के रूप में कार्य करेगा। इसी के साथ ही हम इससे समावेशी शिक्षा के प्रतिमान पूरे होते हैं। आगे कल हम कुछ नया टॉपिक के साथ आगे होंगे। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।